नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। आसाराम कांड के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की बरेली में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को देर रात अस्पताल की तरफ से कृपाल सिंह की मौत की पुष्टि कर दी गई। 35 साल के कृपाल शुक्रवार की रात जब अपने घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार दो लोगों ने उन पर गोली चला दी। ये हमला शाहजहांपुर में सदर बाजार में हुआ। पीठ से होती हुई गोली कृपाल की रीढ़ की हड्डी को छू गई। इस वजह से कृपाल के दोनों पैरों को लकवा मार गया। माना जा रहा है कि कृपाल पर हमला करने वाले पेशेवर हत्यारे थे। हमले में गंभीर रूप से घायल कृपाल सिंह को फौरन इलाज के लिए बरेली लाया गया। बरेली अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। हमले के एक दिन बाद यानी शनिवार की रात कृपाल सिंह की मौत हो गई। आपको याद दिला दें कि आसाराम केस में अब तक 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, जिसमें से एक गवाह की इस साल जनवरी में मौत हो गई थी। कृपाल सिंह आसाराम केस में पहले गवाह नहीं है जिन पर जानलेवा हमला हुआ। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के केस में कई गवाहों पर लगातार जानलेवा हमले हो चुके हैं। जोधपुर की अदालत में आसाराम के खिलाफ गवाही देने पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। 13 फरवरी को जोधपुर कोर्ट परिसर में ही गवाही देने पहुंचे आसाराम के पूर्व सेवादार राहुल सचान पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले के बाद से इस केस में पीड़िता के वकील ने अदालत से गवाहों की सुरक्षा के साथ खुद की सुरक्षा की मांग भी की थी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक पुजारी पर 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात पुजारी ने बच्ची के साथ दोबारा रेप करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों को जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने मंदिर परिसर में हंगामा कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुजारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर मचा रखा है। राज्य में शुक्रवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में बारिश का आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हो रही हैं और कई इलाकों में खतरा भी बना हुआ है। बारिश का असर राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा पर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले 72 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दिल्ली NCR में रुक रुक कर हुई तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में सड़कों पर तो पानी भरा है, तो कई जगह लोगों के घरों में पानी घुस गया। MCD कर्मचारियों की कॉलोनी प्रियदर्शनी विहार में ही पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी से बचाने के लिए लोगों ने सामान ऊंची जगह पर रख दिया। कई घरों में तो इतना पानी है कि लोगों ने छतों पर पनाह ली है। दिल्ली का मयूर विहार, मुनीरका, पटपड़गंज, गाजीपुर में भी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने MCD के नालों की सफाई के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। MCD दिल्ली के तमाम 680 नालों की सफाई पूरी करने का दावा कर रही है। MCD के मुताबिक दिल्ली के सभी नालों की सफाई 30 जून तक पूरी हो चुकी है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बावजूद MCD अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में नालों की सफाई पर हर साल तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। शनिवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार के CM नीतीश कुमार के यहां इफ्तार करने पहुंचे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बताया कि 13 जुलाई को वो इफ्तार की पार्टी देंगे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो पाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो के मुताबिक दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 13 जुलाई को दिल्ली में इफ्तार पार्टी दे रही है और नीतीश उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा 13 जुलाई को ही आरजेडी ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के घर तक मार्च करने का ऐलान भी किया है। कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। डल झील के किनारे करीब 1 किलोमीटर 600 मीटर लंबे दस्तरखान पर 3000 से ज्यादा लोगों ने इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन लाउड बीट नाम की इवेंट मैनेजमेंट फर्म ने किया था। जानकारी के मुताबिक इस इफ्तार पार्टी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की किताब ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी का विमोचन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में अपने उन अनुभवों का जिक्र किया है जो उन्होंने बोचो सवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के प्रमुख स्वामी जी के साथ बिताए थे। इस मौके पर साधु ब्रह्म बिहारी दास ने किताब के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम himself is a great scientist and when he decided to write a book on a great saint, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, it itself is a fusion of science and spirituality. And this book, Transcendence, yes, it's true that he has written about his spiritual experiences with Pramukh Swami Maharaj. समारोह में किताब के सहलेखक अरुण तिवारी ने भी अपने अनुभव साझा किए। See, I know Dr. Kalam for last 33 years
and I am his student. So whatever he told, I very faithfully and dutifully try to write what he says. किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस के मुताबिक 450 रुपए की कीमत वाली इस किताब को जल्द ही हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम में भी प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 देशों की विदेश यात्रा के अगले पड़ाव किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। इससे पहले तुर्कमेनिस्तान पहुंचे पीएम मोदी का अशगाबाद के ओगुज खान पैलेस में राष्ट्रपति गुरबंगुली बर्दीमुहम्मेदोव ने भव्य स्वागत किया। यहां उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अशगाबाद में पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के बाद दोनों देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा बयान जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत यहां ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेगा। उन्होंने यहां ओएनजीसी का दफ्तर खोलने की भी बात कही। वहीं तुर्कमेनिस्तान से भारत फर्टिलाइजर लेगा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति गुरबंगुली के साथ आमने सामने की बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और तुर्कमेनिस्तान को एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने अशगाबाद में योग केंद्र का उद्घाटन किया, जहां छात्रों ने उनके सामने योग का प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी तुर्कमेनिस्तान में हिंदी सीख रहे छात्रों से भी मिले। इन बच्चों ने प्रधानमंत्री के सामने हिंदी में गाना गाया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे दूर कर भी कोई दूर होना। अनंत सिंह के बाद जेडीयू विधायक सुनील पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील पांडे की गिरफ्तारी लंबू शर्मा के बयान पर की गई है, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसे मुख्तार अंसारी को मारने के लिए सुनील पांडे ने सुपारी दी थी। आराकोट बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर ही जेडीयू विधायक सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। लंबू शर्मा ने पुलिस को ये भी जानकारी दी थी कि कोर्ट परिसर से भागने में सुनील पांडे ने मदद की थी। साथ ही दिल्ली में वो सुनील पांडे के ही संरक्षण में रह रहा था। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। बैठक में वरुण गांधी, मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ भी नहीं पहुंचे। बता दें कि यूपी के सभी 73 सांसदों को अमित शाह की इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से ही सांसद भी हैं। हालांकि वरुण गांधी ने बैठक में नहीं जाने को लेकर सफाई दी है। वहीं मीटिंग स्थल पर यूपी बीजेपी की अंतर्कलह भी उजागर हो गई। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर नारेबाजी की। कानपुर में बीजेपी की महासंपर्क अभियान में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को समाजवादी पार्टी के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही वो कानपुर में जाजमऊ गंगा पुल से मोती झील स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए, रास्ते में एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह वापस जाओ के नारे भी लगाए। इसके अलावा अमित शाह के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व्यापम घोटाले को लेकर अमित शाह से मिलना चाहते थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओबीसी कार्ड पर घमासान मचा है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने पिछड़ी जाति वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अमित शाह के इस दावे पर लालू यादव और नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा कि देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को उन्होंने बनाया था। वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों की अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद 15 जुलाई को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेंगे। इस मिशन को नाम दिया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने IBN 7 से खास बातचीत में कहा कि देश को स्किल्ड लेबर की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देकर इस्तेमाल करना समय की मांग है। फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार के साथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लखपत नाम के इस शख्स ने कोंडली से विधायक मनोज कुमार के साथ मिलकर जाली कागजात बनाकर किसी को जमीन बेच दी थी। मनोज कुमार पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मनोज कुमार को लेकर अलग अलग जगहों पर छापे मार रही है। मनोज कुमार को आज दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई। आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना कुमारी के पति सज्जन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सज्जन के खिलाफ शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि सज्जन सिंह पर दाखिले के मामले में एक स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक विधायक वंदना कुमारी के पति ने स्कूल के प्रिंसिपल पर दाखिले के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर नौकरी से बर्खास्त कराने की भी धमकी दी। भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के केरल के शराब बार मालिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि मुकुल रोहतगी ने सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। वहीं इस मामले पर रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वो एक वकील के नाते इस केस के साथ जुड़े हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से इजाजत ली है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल के बार मालिकों के लिए केस लड़ने पर वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। पुणे एफटीआईआई के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। गजेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें सरकार ने नियुक्त किया है और जब तक सरकार नहीं कहेगी वो इस्तीफा नहीं देंगे। गजेंद्र चौहान ने ये भी कहा कि मीडिया में उनके हवाले से अनुपम खेर और ऋषि कपूर के बारे में जो बयान चलाए जा रहे हैं वो गलत हैं। चौहान ने कहा कि मैं जूनियर्स के बारे में कभी ऐसा नहीं कह सकता, तो वो दोनों तो हमारे सीनियर हैं। मुंबई के मलाड में 35,000 स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में लटका। स्कूल तोड़े जाने के फरमान के खिलाफ छात्रों का धरना शनिवार को भी जारी। मुंबई में मलाड के मालवनी इलाके के 30 स्कूलों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्हाडा, बीएमसी और कलेक्टर को जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 30 स्कूलों की इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक और स्कूल प्रशासन के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि वो अपने भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बहराइच में एक पति पर प्रेमिका के इशारे पर पत्नी पर फरसे से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। घायल पत्नी चिंताजनक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि गंभीर रूप से घायल महिला इंसाफ के लिए जब थाने पहुंची तो थाने से उसे बैरंग वापस कर दिया गया। बाद में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी नेहा पांडे अस्पताल जाकर महिला से मिली और संबंधित पुलिस वालों के रवैये की जांच के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने बलात्कारियों को पकड़ने के लिए पीड़ित लड़की का चारे की तरह इस्तेमाल किया। इस दौरान लड़की के साथ बलात्कारियों ने दोबारा रेप कर डाला। पीड़िता के मुताबिक 6 जुलाई को वो अपने दोस्त के साथ कंकड़ेश्वर मंदिर घूमने गई थी। वहां पर 2 आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उसके साथ धमकाकर बलात्कार किया और उसका एमएमएस भी बनाया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की की मां को फोन कर फिरौती मांगी। पीड़िता की मां ने इस बात की शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्हें लड़की से फोन करवाकर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस तय स्थान पर नहीं पहुंची और आरोपियों ने लड़की के साथ फिर रेप किया। पुलिस अधिकारियों के सामने ये मामला सामने आने पर दोषी पुलिस वालों को निलंबित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने 3 सेटों के मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। पहला सेट 5-7 से गंवाने के बाद सानिया हिंगिस की जोड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे सेट में जीत दर्ज की। इसी के साथ सानिया विंबलडन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले साल 2011 में सानिया महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत के पुरुष टेनिस स्टार लिएंडर पेस आज अपना मिक्स डबल्स फाइनल मुकाबला खेलेंगे। अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ लिएंडर पेस ब्रायन और मिटेक सेंस की जोड़ी से भिड़ेंगे। सेरेना विलियम्स ने विंबलडन में महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला जीत लिया। सेरेना ने 6ठी बार विंबलडन का यह खिताब अपने नाम किया। सेरेना का ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने दुनिया की 28वें नंबर के खिलाड़ी मुर्गुजा गब्रीना को 6-4, 6-4 से हरा दिया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मैच भी हरारे के मैदान पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। रिटायर्ड जस्टिस RM लोढ़ा IPL स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर अपनी रिपोर्ट 14 जुलाई को पेश करेंगे। जस्टिस लोढ़ा की रिपोर्ट से ही IPL की 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य का फैसला होगा। साथ ही जस्टिस सट्टेबाजी के आरोपी गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा की सजा को लेकर भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा में इटली के वाणिज्य दूतावास के पास हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस धमाके में गाला स्ट्रीट स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास की इमारत को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और महंगी फिल्म बाहुबली ने पहले दिन ही तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। पहले दिन 50 करोड़ की कमाई करने वाली ये पहली फिल्म बन गई है। ये फिल्म 250 करोड़ में बनी है।
शाहरुख खान की फिल्म फैन का टीजर यूट्यूब पर सलमान की फिल्म सुल्तान के टीजर से भी ज्यादा देखा जा रहा है। अब तक यूट्यूब पर तकरीबन 20 लाख लोगों ने फैन का ट्रेलर देखा, जबकि सुल्तान का ट्रेलर अब तक 12 लाख लोगों ने देखा। कपिल शर्मा की जगह अब करण जौहर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल होस्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि कपिल को स्लिप डिस्क हो जाने की वजह से वो फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं, इसलिए चैनल अब करण जौहर के साथ 2 और सेलिब्रिटी को लेकर शो को लाने का प्लान बना रहा है। खबर है कि इमरान हाशमी अब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले हैं। बायोग्राफी में इमरान की जिंदगी और उनके बेटे के ऑपरेशन के बारे में भी फैंस को पढ़ने को मिलेगा। 15 जुलाई को कटरीना कैफ का जन्मदिन है और कटरीना के जन्मदिन पर रणबीर कपूर एक ग्रैंड पार्टी प्लान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि रणबीर ने अयान मुखर्जी के साथ मिलकर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।